हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन इन फिशेस का मतलब होता है कि फ़िश जो मछली है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कैसे करती है, यानी कि जाती कैसी है। तो चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फ़िश का माइग्रेशन एक पीरियोडिक डायरेक्शनल सीजन मूवमेंट होता है, यानी पीरियोडिक का मतलब होता है एक समय और डायरेक्शन के अनुसार उनका मूवमेंट होता है, जो मेनली स्पैमिंग यानी कि स्पैमिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, फीडिंग यानी खाना ढूंढने के लिए, ग्रोथ और क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए होता है। यानी कि सबसे पहले किसके लिए होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है, तो उसलिए वो क्या कर देती है, माइग्रेट कर जाती है। फिर खाना के लिए, फिर ग्रोथ के लिए और क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। जैसे वर्ल्ड में माइग्रेशन होता है वैसे ही फिशेस भी लार्ज स्केल से माइग्रेट करती हैं। जैसे चिड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती हैं, वैसे ही मछलियाँ एक नदी से दूसरी नदी पे माइग्रेशन करती है। तो अब हमारे पास कुछ प्रकार हैं माइग्रेशन के, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। डायडोमॉर्फस माइग्रेशन। डायडोमॉर्फस माइग्रेशन में फिशेस अपनी लाइफ साइकिल के दौरान फ्रेश वाटर से मरीन सी एनवायरनमेंट के बीच में रेगुलेट या मूवमेंट करती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो मछली है वो अपनी लाइफ साइकिल यानी कि अपनी जो ज़िंदगी है उसके दौरान कहाँ से, फ्रेश वाटर यानी कि साफ़ पानी से, यानी कि नदी या तालाब से मरीन यानी सी के यानी कि समुद्र के ओर मूव करती है। यानी कि साफ पानी से खारे पानी की तरफ मछली जाती है। यानी फ़िश अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा तालाब यानी फ्रेश वाटर में और कुछ हिस्सा समुद्र यानी कि मरीन वाटर में गुजारती है। फ्रेश वाटर से मरीन मूवमेंट होता है, मरीन वाटर की ओर मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग डायडोमॉर्फी के 3 टाइप्स हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं डायडोमॉर्फस माइग्रेशन। अब इसके भी 3 प्रकार के हैं। पहला है हमारा एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, मछली समुद्र से यानी सी से फ्रेश वाटर की ओर मूव करती है। किस लिए, ब्रीडिंग के लिए। एग्जाम्पल है हमारा साल्मो सलार। अदर एग्जाम्पल हैं हमारे ऑनकोर साइनस, एलोसा, ट्यूनलोसा हिल्सा। अब सालमन का माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इसका जो सालमन सलार बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। विंटर में सी को छोड़कर फ्रेश वाटर के और मूवमेंट या स्ट्रीम में जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, समुद्र को छोड़ के साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर की ओर मूव कर जाते हैं। सम नेटल स्ट्रीमर में वापस आते हैं, होमिंग इंस्टिंक्ट। सम नेटल स्ट्रीम में वापस आते यानी कि होमिंग इंस्टेंट का मतलब होता है कि जो मछलियाँ थीं, जो सालमन थीं, जो जब पैदा हुई थी यानी कि जब उन्होंने बर्थ लिया था, तो वो उन्होंने फ्रेश वाटर में बर्थ लिया था, परंतु जैसे ही वो बड़ी होने लगी वो समुद्र में चली जाती हैं। फिर समुद्र में जाने के बाद वो फिर जब उनकी ब्रीडिंग सीज़न आता है यानी कि रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है, तब वो वापस आती हैं अपने घर। तो उसी को बोला गया सम नेटल स्ट्रीम में वापस आते हैं। तब उनकी फीडिंग स्टॉप हो जाती है, बॉडी डल और रेडिश ब्राउन हो जाती है, ग्रेव में सॉइल एंड पिट बन जाते हैं, नेस्ट लाइक जैसे स्वैपिंग के बाद मोस्टली एडल्ट डाई हो जाते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद बहुत सी मछलियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। लार्वा कुछ टाइम तक फ्रेश वाटर में रहते हैं, फिर ओशियन के फास्टर ग्रोथ होती है। फिर वो क्या करते हैं, लार्वा कुछ समय के लिए नदी में रहे, फिर वापस कहाँ आ जाते हैं, समुद्र में आ जाते हैं, जिससे उनकी तेज़ी से ग्रोथ हो सके। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग ऑल्फैक्टरी सेंस सालमन को ओरिजिन बर्थ स्ट्रीम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इनके ऑल्फैक्टरी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके कारण इनके पास कोई भी पेरेंट्स ना होने के कारण भी ये वापस अपनी समुद्र की ओर चले आते हैं। तो इनकी सी में ग्रोथ होती है,
परंतु फ्रेश वाटर में अंडे देते हैं। ये जन्म भी ये कहाँ लेते हैं, फ्रेश वाटर में ही लेते हैं। अब दूसरा टाइप है इसमें कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ये फ्रेश वाटर से सी की तरफ होता है फॉर ब्रीडिंग। बेस्ट एग्जाम्पल एजुना रोस्टेरा। डिटेल इन ईल माइग्रेशन, ईल का माइग्रेशन के बारे में इसमें डिटेल है। तो अब बताती हूँ। स्वैपिंग एरिया, इनका जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं वो है इनका एरिया सार्गोस सी, जो अटलांटिक ओशियन के नियर बरमुदा में पाया जाता है। डिस्टेंस है 4500 किलोमीटर। माइग्रेशन ये करती हैं। बात करते हैं चेंज ड्यूरिंग माइग्रेशन। जब ये माइग्रेशन के लिए आती हैं तो इनके अंदर कुछ बदलाव होते हैं। पहला, कलर येलो हो जाता है, येलो से मेटेलिक सिल्वर हो जाता है। आइज इनलार्ज हो जाती हैं, यानी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। स्नाउट शार्पर हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट श्रिंक हो जाती है। गोनेस फुली मैच्योर हो जाते हैं। फीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी खाना खाना रुक जाता है। गोनेड्स मैच्योर हो जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पतली हो जाती है। स्नाउट शार्पर हो जाता है और आई बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये सब चेंज कब आए, जब ये माइग्रेट कर रही थी। आफ्टर स्विमिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद एडल्ट क्या कर जाता है, मर जाता है, यानी कि डाई हो जाता है। लार्वल स्टेज, एग से लीफ लाइक ट्रांसपेरेंट लार्वा निकलता है, यानी कि जो एग है, अंडा है, उससे लीफ लाइक ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार देखने वाला लार्वा निकलता है, जिसका नाम लैप्टोसिफेलस है। लैप्टोसिफेलस के फीचर्स, इसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, निडल लाइक टीथ होते हैं, पैलेजिक ओपन सी में होता है। यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म समुद्र में हुआ। फिर ये रिटर्न जर्नी, यानी कि लार्वा कन्वर्ट होते यानी कि लैप्टोसिफेलस बना, फिर ग्लास ईल बनेगा, फिर एवर बनेगा, फिर येलो ईल बनेगा, फिर सिल्वर ईल बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके। यूरोपियन ईल लार्वा पेरेंट के होम यानी कि रिवर कैसे डिटेक्ट करते हैं, अभी भी ये मिस्ट्री है। यानी कि अभी तक ये लोग जान नहीं पाए कि जो यूरोपियन ईल है वो अपने पेरेंट्स के घर तक कैसे आ जाती हैं। तो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा टाइप, मैंने 3 टाइप में बांटा, तो तीसरा टाइप है एम्फीडोर्मस माइग्रेशन। इसमें फ्रेश वाटर और सी के बीच में मूवमेंट होता है, यानी कि साफ पानी से खारे पानी के बीच में मूवमेंट होता है, लेकिन स्वैपिंग पर्पस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि रिप्रोडक्शन के ही लिए नहीं होता, दूसरे कामों के लिए होता है। एग्जाम्पल है स्काइडियम। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन एक ऐसी डायाडोर्मस मूवमेंट है जिसमें फिशेस अपनी लाइफ साइकिल के दौरान फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट के बीच में रेगुलेट या मूवमेंट करती हैं। इसमें क्या हुआ, जो मछलियां हैं वो क्या करती हैं, अपनी जीवन के बीच में मरीन एनवायरनमेंट यानी खारे पानी से कहाँ मूवमेंट कर जाती है, फ्रेश वाटर की ओर मूवमेंट कर जाती है। फ्रेश वाटर से मरीन एनवायरनमेंट के बीच में रेगुलेट करती है। साफ पानी से यानी कि नदी से खारे पानी की ओर ये मूव कर जाती हैं, लेकिन यह मूवमेंट स्पेसिफिक स्वैपिंग यानी ब्रीडिंग के लिए नहीं होता, यानी कि ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन इस टाइप में आमतौर पे एडल्ट फिश फ्रेश वाटर में रहती हैं और वहीं ब्रीडिंग करती हैं। तो क्या किया यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, फ्रेश वाटर ही में रही, वहीं ब्रीडिंग किया, यानी वहीं रिप्रोडक्शन किया, जबकि उनके लार्वे या जुवेनाइल कुछ समय के लिए सी में चले आते हैं। अब क्या हुआ, ये जो इसने फ्रेश वाटर में ही मछलियाँ रहती हैं, फिर फ्रेश वाटर में रहने के बाद वहीं अपने अंडे देते, परंतु जो उनके अंडे होते हैं उनसे जब बच्चा निकल जाता है, जो लार्वल स्टेज में होता है, वो मूवमेंट करके कहाँ आ जाता है, समुद्र की ओर। वो सी में चला आता है, जहाँ उसकी
इनिशियल ग्रोथ होती है, यानी कि फिर उसमें डेवलपमेंट होता है, फिर वह फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई फिर से वह फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में हैबिट चेंज डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज का जुड़ाव होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये किसके लिए आ रहा है, डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, यानी कि अपनी हैबिट चेंज के लिए, हैबिट चेंज यानी कि अपनी आदतों को बदलने के लिए, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन ज़्यादातर गैलेक्सिक मैक्रोटेलस और गॉल्वी फिशेस का जीनस स्काइडियम है। ये माइग्रेशन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है जो जुवेनाइल को बेटर फीडिंग ग्राउंड और सर्वाइवल एडवांटेज प्रदान करता है। यानी कि ये किसके लिए है, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए है, सर्वाइवल के लिए, अपने खाने को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हमने क्या किया, पहले हमने डाइडोर्मस माइग्रेशन को पढ़ा, डाइडोर्मस माइग्रेशन को पढ़ा, फिर उसको हमने 3 टाइप में बांटा। कौन कौन से, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए दिखा रही हूँ, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। अब हमारा दूसरा टाइप नहीं, यानी दूसरा पॉइंट है, एक था हमारा डाइडोर्मस माइग्रेशन, अब इसी में दूसरा है पैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, पैटाड्रोमस माइग्रेशन वह माइग्रेशन है जिसमें फिशेस अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान फ्रेश वाटर सिस्टम जैसे नदी, तालाब या झील के अंदर मूवमेंट, अधिकतर स्विमिंग या ब्रीडिंग, फीडिंग या सीजनल टेम्परेचर चेंज करने के लिए होता है। यानी कि ये क्या करती हैं, ये मछलियाँ नदी हो चाहे तालाब हो उसी में मूवमेंट करेंगी, यानी कि एक छोर से नदी के दूसरे छोर से चली जाएंगी या ऊपर से नीचे आ जाएंगी, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए माइग्रेशन करती हैं। परंतु किस में करेंगी, नदी के लिए। इस टाइप के माइग्रेशन में फिशेस रिवर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जैसे अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती हैं ताकि सुटेबल स्वैम्पिंग ग्रुप या फूड रिच एरिया मिल सके। यानी कि इन्हें इतना अच्छा रिप्रोडक्शन के लिए कोई ग्रुप मिल जाए या फिर इन्हें अच्छा खाना मिल जाए, इसके लिए ये क्या करती हैं, एक छोर से दूसरे छोर की ओर मूवमेंट करती हैं। इसका उदाहरण है लिबोरोहिता, कैटा, टोर प्यूट्रा, पैटाड्रोमस माइग्रेशन। फ्रेश वाटर इकोलॉजिकल का एक महत्वपूर्ण एडेप्टिव बिहेवियर को जो रिप्रोडक्शन सक्सेस और पॉपुलेशन मेंटेन में सहायक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पैटाड्रोमस जो माइग्रेशन है वो एक अच्छा माइग्रेशन है। क्यों माइग्रेशन है, जैसे कि किसी जगह पे खाना कम हुआ तो मछली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं कि कुछ मछलियाँ भले ही वहाँ रह जाएं, रिप्रोडक्शन का भी इनका सक्सेस बढ़ जाता है। एंटायरली फ्रेश वाटर होता है, यानी कि कहीं और नहीं ये मूव करती हैं। एग्जाम्पल है लिबोरोहिता, टॉर्प्यूट्रा। अब हमारा तीसरा टाइप है ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन, एंटायरली इन मरीन एनवायरनमेंट। इसमें है क्यूपेला हार्नेसस थाइनस। इसमें क्या है, ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। यह माइग्रेशन है जिसमें फिशेस अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान सिर्फ मरीन समुद्री जल में मूवमेंट करती हैं और कभी फ्रेश वाटर में प्रवेश नहीं करती। इसमें भी क्या मछलियाँ मूवमेंट कर रही हैं, केवल समुद्र के पानी की ओर। जैसे कौन सी मछलियाँ कर रही थी, फ्रेश वाटर वाली कर रही हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर में कभी नहीं जाती। ये माइग्रेशन आमतौर पर स्वैपिंग, फीडिंग या सीजनल टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। यानी कि इनका भी सेम ही कंडीशन है कि फीडिंग के लिए या टेम्परेचर की वजह से या रिप्रोडक्शन के लिए ये माइग्रेट कर दे। इस टाइप में फिशेस समुद्र से एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र तक लंबी दूरी तय करती हैं ताकि इन्हें सुटेबल ब्रीडिंग ग्रुप या फूड रिच हाइड्रोजन मिल सके। ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन ज़्यादातर पैल्विक मरीन स्पीसीज़ में होता है, पेलाजिक मरीन स्पीसीज़ में होता है, यानी कि जो समुद्र में रहने वाली खारी मछलियाँ उनमें होता है।
जिनको बोला गया पेलाजिक। इसका उदाहरण थाइनस, क्यूपेला, हेरिनेगस और स्कोम्बर्स शामिल है। ये माइग्रेशन मरीन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, फिशेस प्रोडक्शन और पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है कि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे, एनर्जी का फ्लो बना रहे, फिशेस प्रोडक्शन होता रहे यानी कि मछलियों का उत्पादन होता रहे, पॉपुलेशन भी रेगुलेशन रहे, इसकी इसी के लिए ज़रूरत है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट माइग्रेशन जो है वर्टिकल माइग्रेशन। वर्टिकल माइग्रेशन का मतलब फिशेस पानी के अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट करती हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया, फिशेस ने क्या किया, ऊपर और नीचे मूवमेंट किया, या तो डेली दिन या रात या सीज़न के बेसिस पर भी हो सकता है। यानी कि वो पर डे मूव करे, जैसे कि सुबह हुई तो ऊपर आ गई, रात हुई तो नीचे आ गई, यानी कि रात हुई तो ऊपर आ गई और सुबह हुई तो नीचे चली गई, या सीज़न के आधार पर भी हो सकता है। ये मूवमेंट मेनली फीडिंग, खाना ढूंढने, प्रेडेटर से बचने और लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए होता है। यानी कि खाना खाने के लिए, प्रेडेटर यानी कि अपने दुश्मन से बचने के लिए, और लाइट यानी कि रोशनी ढूंढने के लिए, उसी के लिए ये ऐसा मूवमेंट करती है। एग्जाम्पल है माइक्टोपस प्यूटेटम। ये क्या करती हैं, रात में सर्वाइवल के पास आ जाती हैं और दिन में गहरे पानी में चली जाती हैं। रात में सरफेस के पास आ जाती है यानी कि ऊपर आ जाती हैं और फिर दिन में गहरे पानी में चली जाती है। किस लिए, लाइट के लिए। डेली वाटर कॉलम में ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल है माइक्टोपम पुचटम, फीडिंग, प्रेडेटर अवॉइड और लाइट सेंसिटिविटी के लिए मूव करती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन करने के लिए मैकेनिज्म की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई इन फिशेस। पहला टेम्परेचर। वाटर में टेम्परेचर चेंज से मेटाबॉलिक रेट, गोनेड में मैचुरेशन इफ़ेक्ट होती है। आइडियल टेम्परेचर मिलते ही स्वैम्पिंग माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही पानी में टेम्परेचर का बदलाव हुआ तो मेटाबॉलिक रेट इफ़ेक्ट हुई, तो उससे गोनेड जो स्पर्म और ओवम है उससे मैचुरेशन भी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो जब इनको आइडियल टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या कर देती है, स्विमिंग माइग्रेशन स्टार्ट कर देती है। यानी कि इनको लगता है कि अब मुझे इस जगह से मूव करके दूसरे जगह पे जाना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर सही होगा, तो ये क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। दूसरा फोटो पीरियड यानी कि डे लेंथ, दिन की लंबाई, लाइट ड्यूरेशन, हार्मोन सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। लॉन्गर या शॉर्टन डे माइग्रेशन टाइमिंग को रेगुलेट करती है। अब फोटो पीरियड के हिसाब से यानी कि डे का लेंथ कैसा है, इनकी लंबाई के हिसाब से भी मछलियाँ क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। ये हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हार्मोन्स को, कि ये हार्मोन्स यहाँ रिलीज़ होंगे कि नहीं, कि दिन छोटा हो रहा है तो हो सकता है आपके हार्मोन्स गोनेड्स रिस्पॉन्स ही ना करें, तो इसके लिए शॉर्ट डे टाइमिंग या लॉन्ग डे टाइमिंग के हिसाब से ये माइग्रेट कर जाती हैं यानी कि रेगुलेट कर जाती हैं। इस टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है, फोटो पीरियड भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं सॉलिनिटी। वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज होने पर फिशेस ऑस्मो रेगुलेशन एडजस्ट करती हैं। स्पेशली डायमॉर्फस फिशेस हैबिट शिफ्ट का सिग्नल देती हैं। यानी कि जैसे पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो फिशेस ऑस्मो रेगुलेशन एडजस्ट करती हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, अपने जितना सॉल्ट की ज़रूरत उतना ही तो रख पाएंगी, तो बचा हुआ निकाल देंगी। तो इसमें कौन सी मछलियों में होता है, डायमॉर्फस मछली में होता है। तो ये हैबिट को शिफ्ट कर देती है। हैबिट को शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये समुद्र से खारे फ्रेश वाटर की ओर चली जाएंगी या फ्रेश वाटर से समुद्र की ओर चली जाएंगी, और तो ये सिग्नल मिलता है इन्हें। ठीक है, यानी कि सैलिनिटी भी इन्हें इफ़ेक्ट करती है। अगर सैलिनिटी कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो हो सकता है ये समुद्र से खारे पानी की ओर आए, खारे पानी से समुद्र की ओर आए। अब चौथा पॉइंट, वाटर करंट। रिवर करंट डायरेक्शन और फ्लो
स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन को गाइड करता है। स्पैपिंग के लिए फिशेस में करंट अपोजिट मूव करता है। इन वाटर करंट में क्या हुआ, जब रिवर में वाटर करंट होता है यानी कि करंट डायरेक्शन के हिसाब से वाटर करंट जैसे जनरेट हुआ तो वो डायरेक्शन के हिसाब से मछलियाँ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। तो वाटर करंट इन्हें मूव करता है कि इन्हें किधर साइड मूव करना चाहिए, यानी कि माइग्रेशन करना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो मछलियाँ हैं वाटर करंट के अपोजिट मूव करती। जैसे पानी इधर चल रहा है तो मछलियाँ इधर चलेंगी, तो ये अपोजिट मूव करेंगी। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट स्टिमुलाई जैसे टेम्परेचर चेंज, फोटो पीरियड, डे लेंथ, वाटर करंट और सैलिनिटी चेंज माइग्रेशन को ट्रिगर करते हैं। ये सिंगल ब्रेन को और पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं कि यही चीज़ें जो हैं टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सैलिनिटी और वाटर करंट ये बताती हैं कि अब तुम में माइग्रेशन का टाइम आ गया, यानी कि तुम एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो ये सिग्नल ब्रेन को देते, ब्रेन पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देता है। अब दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, इन्वायरमेंट के अनुसार फिशेस क्यों मूव करती हैं। अब दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल आता है। अब इन्वायरमेंट ने तो कहा तुम जाओ, अब इसमें अब रोल कौन करेगा, ब्रेन करेगा, पिट्यूटरी करेगा। तो इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम का रोल आता है। गोनेडोट्रोपिन, थायरॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल जैसे हार्मोन्स बॉडी में चेंज लाते हैं जो स्पैमिंग और ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए और आयनिक बैलेंस के लिए मदद में करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने। फिशेस माइग्रेशन मेनली ब्रेन और पिट्यूटरी गोनेड एक्सिस को कंट्रोल करता है। अब मछलियाँ मूव करेंगी या नहीं करेंगी, ये ब्रेन, पिट्यूटरी और गोनेड्स इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट अगर ब्रेन ने कहा पिट्यूटरी से कि अभी ये कंडीशन नहीं है कि आपको स्पर्म और ओवम बनाने चाहिए, तो गोनेड क्या होंगे, नहीं बनेंगे। तो इन्वायरमेंट सिग्नल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड सबसे पहले हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने एनवायरनमेंट से जो सिग्नल लिए जैसे टेम्परेचर, फोटो पीरियड, तो उसने हाइपोथैलेमस को दिया। तो हाइपोथैलेमस ने कहा कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दो, यानी कि उसको जगा दो। तो गोनेडोट्रोपिन बना, FSH, LH पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। गोनेड्स, ओवरीज, टेस्टिस एक्टिवेट करते हैं। गैमीट्स मैच्योरेशन होती है, स्विमिंग माइग्रेशन होती है, स्टार्ट हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका भी स्टार्ट हो जाता है जब पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। अब थायरॉक्सिक हार्मोन बॉडी मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट चेंज कंट्रोल करता है। साल्मन को स्मूदिफिकेशन, फ्रेश वाटर से सी वाटर एडेप्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट चेंज को कंट्रोल करता है। साल्मन में स्मूदिफिकेशन, फ्रेश वाटर से सी एडेप्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी कि उनमें जो प्रक्रिया चल रही है ग्रोथ के लिए या जो रिप्रोडक्शन के लिए उसको स्लो या बढ़ा सकता है। डेवलपमेंट में भी चेंज कंट्रोल कर सकता है, यानी उनका विकास कैसे होगा। और साल्मन में स्मूदिफिकेशन भी आ सकता है, यानी कैसे मूव करेंगी, क्या करेंगी, जैसे कि फ्रेश वाटर से सी वाटर की अडेप्टेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि कैसे किसी खारे पानी में गई तो वहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगी, यानी कि अडेप्ट कैसे करेंगी। तो इनका रोल थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखना साल्मोसलार। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस हार्मोन्स जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सैलिनिटी चेंज के दौरान गिल्स के क्लोराइड सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब क्या हुआ, थायरॉक्सिक हार्मोन ने कहा कि तुम्हें जाके मूव करना है, तो वो जाके मूव कर गया। अब वहाँ पे थायरॉक्सिन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि वहाँ पे वो कैसे अडेप्ट करेगा। अब जो अडेप्ट करने के लिए जो स्ट्रेस हार्मोन्स आए उसको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी अगर खारा पानी है तो उसमें ज़्यादा आयनिक साल्ट होंगे तो उसे निकालना, और कम पानी है तो उसे आयनिक साल्ट को बैलेंस करना। तो ये सैलिनिटी चेंज के दौरान गिल्स के
क्लोराइड सेल को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि गिल्स में जो क्लोराइड सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है कि आप भैया अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है कि मछली यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई है। फिर चौथा काम आता है हमारा प्रोलैक्टिन का। फ्रेश वाटर अडप्टेशन में हेल्प करता है, सॉल्ट लॉस को कंट्रोल करता है। अब प्रोलैक्टिन ने क्या किया, जैसे कि मछली है हमारी, वो साफ पानी में आई तो उसको क्या किया, एडेप्टेशन में मदद करता है। और सॉल्ट जो लॉस ज़्यादा करती थी पानी, जैसे कि कोई समुद्री मछली थी वो ज़्यादा सॉल्ट लॉस करेगी, अब उसको कम करेगा। ये कौन कंट्रोल करेगा, प्रोलैक्टिन। अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के। ऑस्मो रेगुलेशन के सारे टॉपिक तीसरा टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अभी क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम कर रहा है माइग्रेशन में। पहले हमें क्या मिला, पहले हमें स्टिमुलाई मिला कि हमें माइग्रेशन करना चाहिए। फिर माइग्रेशन कराने के लिए हमारे ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया और कुछ हार्मोन्स निकाले, जैसे गोनाडोट्रोपिन और थायरॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोलैक्टिन। अब ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा, यानी कि पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहेगी। गिल्स क्लोराइड सेल सॉल्ट एक्सक्रीशन रेगुलेट करती हैं, यानी कि सॉल्ट को निकलना है, कितना निकलना है वो कंट्रोल करती है। कौन सी, गिल्स क्लोराइड सेल्स। फ्रेश वाटर फिशेस डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो नदी की मछलियां हैं वो डाइल्यूट यानी घुलनशील यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तीसरा, मरीन फिशेस, और जो मरीन फिशेस हैं वो उनकी कंसंट्रेशन हो जाती है यूरिन की। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना। मैंने आपको बताया फिशेस अलग अलग सैलिनिटी वाले इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में रहती हैं, इसीलिए उन्हें कंटिन्यूस अपने इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि वो चाहे समुद्री पानी में रहें या खारे पानी में रहें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उन्हें अपने अंदर क्या करना पड़ता है, अपने इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो पूरे दिन पानी में रहती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वाटर हमेशा लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसीलिए जो फ्रेश वाटर और मरीन फिशेस हैं वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के अपोजिट होती हैं। यानी कि जो फ्रेश वाटर की मरीन फिशेस हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी, अपने अंदर जैसे कि पानी कंसंट्रेशन लो कर लेती हैं और अपनी कंसंट्रेशन हाई कर लेती है, पानी अंदर मूव ही नहीं करेगा, सॉल्ट अंदर मूव ही नहीं करेगा, तो मछलियाँ ऐसे जीवित रहती हैं। तो पहला, फ्रेश वाटर फिशेस हाइप्रोस्टोमिक रेगुलेटर, याद रखना, हाइप्रोऑस्मोटिक रेगुलेटर लोबोरोहिता। एग्जाम्पल है प्रॉब्लम। पहली इसकी प्रॉब्लम है बॉडी फ्लूइड का सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा होता है, यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनका क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि ये अपनी बॉडी का जो कंसंट्रेशन पानी का जो ज़्यादा रखेंगी, बॉडी फ्लूइड का सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि अपने अंदर ज़्यादा सॉल्ट रखेंगी तभी तो पानी मूव करेगा। पानी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली एंटर करता रहता है, यानी कि बराबर भीतर आता रहता है, सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका सॉल्ट जो क्या है, पहली बात ध्यान रखना, इनका फिर से बताती हूँ एक बार, बॉडी फ्लूइड का सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि इनकी बॉडी है जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है सॉल्ट का वो पानी से ज़्यादा होता है, तो पानी बॉडी में कंटिन्यूसली एंटर करता रहा, तो क्या हुआ, इनकी बॉडी से सॉल्ट बाहर निकलने लगते हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो अब बॉडी का जब हाई कंसंट्रेशन है तो सॉल्ट अपने आप लो कंसंट्रेशन पे मूव करेंगे, यानी कि बाहर निकलने लगेंगे। तो ये मछलियाँ, ये फ्रेश वाटर मछलियाँ प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अब इसके लिए आया एडेप्टेशन, एक्सेस वाटर को डाइल्यूट यूरिन फॉर्म से निकाल देती है। अब इन्होंने किया
किया क्या, जो इनके बॉडी में जो ज़्यादा पानी था उसको डाइल्यूट यूरिन फॉर्म में निकाल दिया कि गिल्स के थ्रू एक्टिवेट सॉल्ट अपटेक करती हैं, और इन्हें गिल्स को कहा कि तुम जो सॉल्ट है वो अपने अंदर, एक्टिव सॉल्ट है उनको अपने अंदर रख लो। तो किडनी वेल डेवलप्ड इनकी हो जाती हैं। फ्रेश वाटर फिशेस पानी नहीं पीती, इसीलिए जो समुद्र की जो मछलियाँ हैं, जो कोई भी मछली है वो पानी नहीं पीती। फ्रेश वाटर मछलियाँ भी पानी नहीं पीती क्योंकि वह ऑलरेडी अंदर आ रहा है, उन्हें पानी पीने की ज़रूरत ही क्या है जब वो खुद ही अंदर आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा मरीन फिश हाइपोऑस्मोटिक रेगुलेशन, एग्जाम्पल है थाइनस प्रॉब्लम। अब इनमें क्या दिक्कत आई, जो हमें इनमें एडेप्टेशन लाने की ज़रूरत पड़ी। इनमें दिक्कत आई, सी वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन बॉडी से ज़्यादा होता है। वहाँ पे फ्रेश वाटर में क्या हुआ, बॉडी का सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा था कंपैरिजन पानी से, परंतु फ्रेश और जो समुद्री मछली में उनमें क्या हुआ, उनका सॉल्ट कंसनट्रेशन पानी का ज़्यादा था और बॉडी का कम था। तो बॉडी से पानी बाहर निकलता रहता है, तो पहले से ही इनका सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है, फिर और कम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी में एंटर करता है। जब उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट एंटर कर रहा है, वो भी निकल रहा है, तो अडेप्टेशन आई इनमें। सी वाटर एक्टिवली ड्रिंकिंग करती हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अब हमें दिक्कत हो रही है कि हमारे बॉडी से पानी निकल रहा है बराबर, तो ये सॉल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी में एंटर करते हैं। कैसे करती हैं, ये बार बार ड्रिंकिंग कर रही हैं, यानी कि मुंह खोल के पानी पीती हैं। वहीं फ्रेश वाटर वाली मछलियाँ पानी नहीं पी रही हैं, ये याद रखना, ठीक है। गिल्स में क्लोराइड सेल्स एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्सक्रीट कर लेती हैं, यानी कि क्या किया गिल्स ने, क्या किया क्लोराइड सेल से कहा कि तुम अब और सॉल्ट बनाओ, ठीक। कंसंट्रेशन यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। अब कंसंट्रेशन यूरिन यानी कि ये उन्हें जितना यूरिन में चाहिए उतना ही यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब होता है पतली, और कंसंट्रेशन का मतलब समझ जाओ थोड़ी सी उससे गाढ़ी टाइप की, है ना, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है हमारा डायमॉर्फिस फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। अब ये तो बात हो गई फ्रेश वाटर और सी वाटर की मछलियाँ। अब डायमॉर्फिस फिशेस हैं, जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, उनमें कैसे होगा ऑस्मो रेगुलेशन। तो एग्जांपल के लिए ले लिया सैल्मन सार्क। इन फिशेस में फ्रेश वाटर मरीन दोनों में एडजस्ट करता है ना होता है, यानी कि इनको समुद्री पानी और खारे और नदी के पानी में दोनों में एडजस्ट करना है। तो हार्मोन्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और प्रोएक्टिन रेगुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे काम आ गया हार्मोन्स का, हार्मोन्स यहाँ पे रेगुलेट करने लगे। गिल्स क्लोराइड सेल का फंक्शन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि कैसा फंक्शन करना है, यानी कि समुद्री पानी में तो वैसा काम करना है, अगर साफ पानी में तो वैसा काम करना है। तो गिल्स क्लोराइड सेल्स का फंक्शन चेंज हो जाता है। साल्मन में स्मर्ट स्टेज पर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, यानी कि जब स्मर्ट स्टेज होती है तो उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं। अब रोल इन ऑर्गन्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में ऑर्गन्स का रोल्स क्या है। गिल्स का रोल है यानी कि आयनिक एक्सचेंज, यानी कि एन पॉजिटिव Cl नेगेटिव का रेगुलेशन। ये आयन्स यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के बाद काम करते हैं। अब किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन और सॉल्ट का बैलेंस करना। इंटेस्टाइन का काम है मरीन फिशेस में सॉल्ट एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करना, यानी कि कितना सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये किसका काम है, इंटेस्टाइन का। टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के दो टाइप होते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपो ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब होता है बॉडी सॉल्ट ज़्यादा होते हैं वाटर सॉल्ट से, और हाइपो ऑस्मोटिक का मतलब होता है वाटर सॉल्ट ज़्यादा होते हैं बॉडी सॉल्ट से। ये फ्रेश वाटर में, ये मरीन फिशेस में है, मैंने आपको शॉर्टकट में लिख के बता दिया। अब इसमें टाइप्स हैं, मीनिंग है, एग्जांपल है। टाइप है यूरो हाइलाइन,
ये वाइल्ड सॉलिनिटी टॉलरेट कर सकती है, यानी बहुत सॉलिड बहुत ज़्यादा सॉलिनिटी टॉलरेट कर सकती हैं, जो है साल्मन। अब है दूसरी, हमारा नाम है स्टीनोहाइलिन, जो नैरो यानी कि बहुत कम सॉलिनिटी टॉलरेट कर सकती हैं, मेनली रीफ फिशेस। ठीक, अब आ गया हमारा कंक्लूज़न। अब हमारा ये टॉपिक होगा यहीं ख़त्म। पहले मैं आपको कंक्लूज़न बता दूँ, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कंक्लूज़न, ऑस्मो रेगुलेशन एक एक्सिस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो फिशेस को डिफरेंट सॉलिनिटी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और माइग्रेशन कंप्लीट करने में मदद करता है। यानी कि हमारी जो मछलियाँ हैं उनको मदद करता है कि वो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से अपने अंदर का सॉल्ट मेंटेन कर सकें, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। अब ये नेविगेशन वाला भी आज ही पढ़ा देती हूँ, नहीं तो चलो अब इतने पेजेस रह गए, ये अब अगले पार्ट में कंप्लीट करूँगी। बाय बाय गाइस, नेविगेशन से अगली बार स्टार्ट करूँगी। बाय।